नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त हो गया है। आप देख रहे हैं दमदार 10। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। अजीत द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की महापरीक्षा और उसके नतीजे घोषित हो गए। सबने बता दिया कि देवा भाऊ ही सुप्रीम कमांडर हो गए। अब महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगम की सभी सीटों के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय की जो फाइनल रिजल्ट घोषित हुए उसमें देवेंद्र फडणवीस डिस्टिंक्शन नंबर से पास हुए हैं। बीजेपी गठबंधन ने 29 में से 25 नगर निगम में जीत दर्ज की। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल हुई। मुंबई की बीएमसी में सभी 227 सीटों के लिए चुनाव हुए। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत थी, जिसे बीजेपी गठबंधन ने हासिल कर लिया बड़ी कंफर्टेबली। बीजेपी गठबंधन को 118 सीटें मिली, बहुमत से 4 ज्यादा है। बीजेपी ने अकेले 89 सीटों पर जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उद्धव की पार्टी 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता से आखिरकार बाहर। शिवसेना यूबीटी केवल 65 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस को 24, ओवैसी की पार्टी ने भी बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन किया, 8 सीटें जीती। बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो यही मन में पैदा होता है, ओवैसी का नाम चूंकि सबसे आखिर में लिया गया, तो पहला सवाल तो यही है अवधेश जी कि ये जो जीत है मुंबई में, ये जो पावर का नया ऑर्डर तैयार हुआ है, इस ऑर्डर में इतना तो पता चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 पर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने विजय के बाद पहला फोन मुंबई के अध्यक्ष को किया, साटम जी को। दूसरा फोन प्रदेश अध्यक्ष को किया, रविंद्र चौहान जी को, कि ये सब आपकी जीत है। मतलब उन्होंने स्वयं इसका श्रेय लेने की बजाय श्रेय उनको जाता है, लेकिन दोनों फोन किया। तो ये बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली क्या रही है। सब काम करते हुए भी संगठन के लोगों को आगे रख के उनको महत्व देते हुए उनके साथ समन्वय बनाते हुए काम करना। तो ये जो परिणाम दिख रहा है ना, ये वही संपूर्ण संगठन परिवार को साथ लेकर चलना, नीतियों पे बिल्कुल दृढ़ रहना, हिंदुत्व के बिल्कुल प्रखर बड़वक्ता के रूप में सामने रहना, लेकिन उसमें गरिमाहीन नहीं होना, कि उसमें मर्यादा और गरिमा नहीं खोना है, उत्तर प्रखरता से देना है, रहना है। तो इसीलिए ये परिणाम जो दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि इसमें पूरा देश श्रेय किसको दे रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस किसको श्रेय दे रहे हैं? कल का उनका भाषण भी अगर आप देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तूफानों से वो डरते हैं जो नकली दिया, क्या है, कमजोर दिया होते हैं, कुछ ऐसी पंक्ति उन्होंने बोला है। और उनकी वो पंक्ति भी गूंज रही है कि मैं समंदर हूं किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर तो छोड़िए, अब ऐसा समुंदर हो गया कि किनारे पर घर बनाने की जगह ही नहीं बच रही है। अरे विपक्षियों के लिए सर ये सुनामी जैसा हो गया ना। तो अब लेकिन देखिए, इसका विश्लेषण करते हैं तो मुंबई का जो विश्लेषण है वो इस मायने में तो काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के जीवन में पहली बार उनका मेयर बनने जा रहा है और गठबंधन के साथ उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। और इसका परिणाम यह संभव है कि आने वाले समय में, अभी तो आज मातोश्री में सुना कि कुछ जश्न उत्सव वगैरह की तैयारी है कि हम इतना भी नहीं हारे हैं, और इतना भी नहीं हारे सर, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और हर एक चेहरे पर बात करनी है। मातोश्री में जश्न है कि इतना भी नहीं हारे हैं। कोई लड़ाई नंबर 1 बनने के लिए लड़ता है ना। हालांकि जश्न की बात नहीं है, संतोष की बात हो सकती है। इसको जश्न मनाने का ये कारण नहीं है, संतोष की बात हो सकती है कि आपने अपनी जमीन बचाई, काफी हद तक अपनी जमीन बचाई आपने। देखिए, किला तो नहीं बचा, लेकिन नहीं, किला लेकिन ध्वस्त भी नहीं हुआ पूरी तरह से। किला पूरी तरह से ध्वस्त भी नहीं हुआ। देखिए, किसान, आप किसी किसान से बात करेंगे तो वो बताएगा कि इस सर्दियों में फसल को पाला मार गया, लेकिन अगर आपने बीज बचा लिया है तो आगे आप खेती कर सकेंगे उससे। तो उद्धव ठाकरे ने बीज बचा लिया है। अच्छा। वो जो मराठी सब नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिस मराठी अस्मिता की बात करते हैं, जिस पर उनकी पार्टी का अस्तित्व टिका हुआ है, उस अस्मिता की राजनीति को उन्होंने काफी हद तक बचाया है। उनको 65 सीटें मिली हैं और राज ठाकरे को 6 सीटें मिली हैं। दोनों मिलकर के 71 सीटों पर जीते हैं। जो हम बार बार कल भी जब हम लोग नतीजे आ रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, तो हमारा यही कहना था कि जब बहुत ही अच्छे दिन थे तो उनको 84 सीटें आई थी, और एक स्ट्रेटजी के तहत भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। उस समय भी आप याद करिए, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सरकार में शामिल थी। इसके बावजूद दोनों ने तय किया कि हम अलग अलग लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव।
दोनों अलग अलग लड़े सभी सीटों पर, और 84 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी, यूनाइटेड शिवसेना को। तो अब अगर उससे अलग हो गए और एकनाथ शिंदे के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगी और वो 29 सीट पर रहे, और उतने खराब स्थिति में उद्धव ठाकरे ने 65 सीटें जीती, तो वो बीज बचा ले गए हैं अपनी मराठी ये सब-नेशनलिज्म की एनालिसिस लेकिन पॉलिटिक्स बहुत को अच्छा बचा है। ले गए। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे ने अगर वाकई में बीज बचा लिया है तो अब अगली चुनौती का फिर वो सामना कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए जिसका मेयर होता है वहीं से फंड होता है, फिर वहीं से आगे की तैयारी भी होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, अवधेश जी असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के महाराष्ट्र में नए नेता हैं। नहीं, मालेगांव में तो सबसे ज्यादा वो सीट लेके आए, संभाजी नगर में मतलब इतनी सीटें उनको मिल गई है, और मुंबई तक में अगर सीटें मिलती है तो इसके निष्कर्ष गंभीर है। निष्कर्ष ये है कि इस देश का मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग अपना नेता तलाश रहा है अब अपने बीच से, और वो विकल्पहीनता जहां है उसको, जहां उसको अपना नेता नहीं मिल रहा है, वहां वो फिर कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर देता है, जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहां देता है। मुंबई में हालांकि मुसलमानों के वोट का एक भाग जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया है, इतने होने के बावजूद, उसके जाने के बावजूद, और इसीलिए गया है कि वहां अनेक जगह मुसलमानों ने रणनीतिक मतदान किया कि इस समय कांग्रेस जहां अगर बीजेपी से टक्कर ले रही है, बीजेपी शिंदे शिवसेना से, वहां तो उसको दे दो, उसको दे दो। तो विकल्पहीनता में अपने मुस्लिम चेहरा कोई बड़ा नहीं होने वाले, मुसलमानों के मुद्दे को आक्रामकता से नहीं उठाने वाले का जब तक अभाव है तब तक बाकी को वोटें मिल रही है वो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बिहार में भी जीत रहे हैं, गुजरात के भी कुछ वार्ड जीते हैं, और वैसे वहां के बाहर मतलब सर ये हैदराबाद के बाहर, वो तेलंगाना के बाहर पहली बार उनके सांसद भी वहीं से बने थे, जो महाराष्ट्र एनालिसिस ही आप बता रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ये मानकर नहीं चल सकती कि मुस्लिम वोट उनके हैं। अब मुस्लिम वोट में अगर टूट जहां पर, और जहां पर उनको विकल्प दिखाई दे रहा है वहां पर AIMIM भी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आपको पहले सुना देते हैं और फिर आगे कांग्रेस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद क्या कहा? महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा, मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा, और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। महाराष्ट्र की शहरी सत्ता हासिल करने के बाद अब बीजेपी बंगाल की बादशाहत पाने के मिशन में जुट गई है, और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री बंगाल को 3,250 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। पीएम मोदी मालदा में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोलेंगे। ईडी रेड, कोयला तस्करी घोटाला मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से तल्ख टिप्पणी हो सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले आज बंगाल को प्रधानमंत्री की तरफ से जो बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है वो लिस्ट भी आपके सामने रख दें। भारत के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज से अपने रूट पर रफ्तार भरेगी। इस ट्रेन के चलते हावड़ा से गुवाहाटी रूट का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। अब ये जो सर वहां तो रूट आप कम कर लोगे समय का, लेकिन ये जो बंगाल और दिल्ली की दूरी है और इसके रूट का समय कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि यहाँ भी वो रूट सीधी लाइन बन जाए। देखिए, बंगाल का ये एक राजनीतिक हकीकत है कि पिछले 50 साल से ऐसी सरकारें रही हैं जो केंद्र के विरोध की सरकार रही है या केंद्र से लड़ती हुई सरकारें रही हैं,
और अब तो क्या डबल इंजन, क्या अब तो ट्रिपल इंजन की सरकारें लोग देख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, हर जगह 29 में से 25 नगर निगम में भी जिता दिया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और 29 में से 25 नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार बना दी, नगर पंचायत नगर परिषद भी बना दी। तो हो सकता है कि बंगाल में भी अब लोगों को लगे कि डबल इंजन के सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं हर जगह डबल इंजन के सरकार की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, हमेशा इसको मिक्स किया जाता है। नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक खास बात है कि वो जो अपना राजनीतिक एजेंडा है, उस राजनीतिक एजेंडे के साथ डेवलपमेंट के एजेंडे को मिक्स करते हैं। ये जो ट्रेन चलेगी, ये रूट बनेंगे, 3,500 करोड़ रुपए की योजनाएं होंगी, ये विकास का एक नैरेटिव होगा साथ साथ। और मालदा में करने का, जो मालदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल का इलाका है, ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी से फोकस हिंदू वोट बैंक पर कर लिया। महाकाल मंदिर का कल शिलान्यास ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। ममता सरकार ने महाकाल महातीर्थ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से 344 करोड़ रुपए दिए। मैं फिर दोहराती हूँ, सरकारी खजाने से 344 करोड़ रुपए दिए ममता बनर्जी ने। क्या कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। जय महाकाल, हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। ये कमाल है अवधेश, ये हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। ये YouTube के लिए, सोशल मीडिया के लिए है ये। अब ममता बनर्जी ने भी वो सीखा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, जय श्री राम, जय महाकाल, तो अब इस बार उनको दिखाई दिया है, थोड़ा सा उन पर असर दिखाई दे रहा है, संतुलन में थोड़ी समस्या आई है। मोदी जी भी वैसे हर हर कि देखो, महादेव खूब कहते हैं काशी में। हाँ, तो क्या है कि जो बांग्लादेश का घटनाक्रम है, उसके पहले जो मुर्शिदाबाद का घटनाक्रम, जहां आज मोदी जी जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद के हिंदू, हालांकि मालदा भी मुसलमानों की दृष्टि से वैसे ही प्रभावी है, लेकिन वहां से हिंदू वहां भाग के आए हैं। तो वो क्षेत्र का जो पूरे बंगाल में कुछ असर दिखा है, और SIR के बाद जो वातावरण वहां बना है, तो उनको ये लग रहा है कि इस बार हिंदू वोट हमसे खिसक सकता है। ये संभावना बड़ी है कि पहले से ज्यादा, पहले भी खिसका है, पहले से ज्यादा कहीं खिसक सकता है। तो उसको कंसोलिडेट करने की दृष्टि से और वो सारा कोशिश है। और ये उनका वीडियो जो है वो जबरदस्त, मुझे लगता है कि वो शुरू हो गया होगा, उनकी पार्टी ले जाके दिखा रही होगी, चला रही होगी, कोशिश कर रही होगी, लेकिन वो दोनों के बीच संतुलन बना रही है। ऐसा नहीं कि संतुलन नहीं बना रही है, लेकिन किसी भी दृष्टि से देखिए, हम लोग तो मानते हैं कि अगर महाकाल का मंदिर वहां बन रहा है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर बन रहा है, तो इसमें समस्या नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना चाहिए, अब तो आगे बढ़ेंगी ना, वो ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने से कहां बनाती है, ये बताओ। क्योंकि भाजपा ये कहती है कि भाई मंदिर बने, सरकारी खजाने से न बने। हाँ। तो वो राम मंदिर में सरकारी खजाने से कुछ किसी नहीं गया। मंदिर में नहीं, महाकाल में भी वो केवल उसका जो डेवलपमेंट का एरिया होता है ना, जैसे ब्रज विकास है, तो ब्रज विकास तो कॉरिडोर का विकास कॉरिडोर करेगा, लेकिन जो मंदिर बनेगा ना, वो मंदिर फिर चंदे के पैसे से ही बनता है। वो तो लेकिन यहाँ महाकाल मंदिर तो सरकार के पैसे से बन रहा है। राज्य सरकारों ने शुरू कर दिया है बनाना। बिहार में जो माता जानकी का मंदिर बन रहा है पुनौरा धाम में, उसमें 1,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने दिए हैं। उस मंदिर निर्माण के लिए बिहार सरकार डेवलपमेंट के पैसे से बन रहा है, ये दरअसल लेकिन यहाँ एक बात हम जोड़ दें मीनाक्षी आपके, उसके लिए जो ये हर हर महादेव के नारे लगाए हैं, इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि आप 344 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के लिए दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी पैसे दीजिए। अब ये कैच 22 सिचुएशन है, ये सांप सुंदर वाली बात है कि आप दुर्गा आंगन बनाने के लिए 332 करोड़, महाकाल के लिए 344 करोड़, आप बाबरी मस्जिद के लिए भी पैसा दीजिए, जो 30-32% मुसलमान है। ममता बनर्जी मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट तो वो हमको मिलेंगे, फॉर गारंटेड है। लेकिन अभी आप मुंबई की बात कर रहे थे, वो ऐसी की बात अवधेश जी ने कही, मुसलमान अगर अपना नेता खोज रहा है तो यहाँ तो सिर्फ वो ऐसे थे, वहां तो 4 आदमी है। वहां पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की भी पार्टी है, ISF जो उन्होंने बनाया था पिछले चुनाव में, हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली है और वैसे भी चुनाव लड़ने जाएंगे, और असम से बदरुद्दीन अजमल भी वहां राजनीति कर रहे हैं आकर के। तो 4 बड़े मुस्लिम नेता। तो अगर इस तरह क्या विभाजन बनता है, और ये तुष्टीकरण, अब मुसलमान तुष्टीकरण के आरोप ममता बनर्जी पर लगाते हैं, देखिए किसी पार्टी की का नाम भी कैसे कैसे धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, अजीत जी ने एक बार भी एक और प्लेयर कांग्रेस की बात नहीं की, गायब भी सही, लेकिन एक प्लेयर कांग्रेस भी तो है। देखिए चुनावी सीजन है, सियासी दांव पेच हो रहा है। मैं बात कांग्रेस की करूंगी क्योंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। अब सोचिए ये कब जा रहे हैं दौरे पर, जब इंदौर में घटना घटे
आज 20 दिन तो हो रहे होंगे पूरे उस घटना को। ज्यादा ही। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लेकर हुई मौत को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे। वहां वो भागीरथपुरा इलाके में दौरा करेंगे। दूषित पानी पीने के कारण 23 लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहां दूषित पानी से बीमार लोग भर्ती हैं, उनका हालचाल जानेंगे। राहुल गांधी उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है किसी के दर्द में शामिल होना राजनीति नहीं है। राहुल गांधी ने इंदौर दौरे का जैसे प्रोग्राम बनाया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी। सीएम मोहन यादव ने इसे राहुल की सियासी जमीन तलाशने की कवायद करार दे दिया। सीएम यादव ने कहा कि राहुल को इंदौर के पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप बयान सुनें। इंदौर में दूषित पानी के चलते मौत और इंदौर बन चुका है सियासी अखाड़ा। आज राहुल गांधी भी इंदौर आने वाले हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। सर, आपने कहा भी कि राजनीति का केंद्र बन रहा है, मौतों पर सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं जब आज राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं? कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर है, इसलिए वो अपना आधार ढूंढने आए। उनको भागीरथपुरा में हुई घटना के प्रति कोई सहानुभूति भी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा कि जब सब कुछ सामान्य हो तब राहुल गांधी को समय मिला। आज 15 दिन बाद कांग्रेस को इस तरह की इस मुद्दे को उठाने के क्या हक है? हमने त्वरित गति से घटना के समय पे भी सभी घायलों का या सभी बीमारों का पर्याप्त इलाज कराया। जो इस घटना में जवाबदार थे उन अधिकारियों पे कार्रवाई की और हमने कार्रवाई का स्तर भी भले आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करना पड़े उसमें भी सस्पेंड किया, सब प्रकार के प्रबंधन किए। बल्कि अब शुद्ध नर्मदा जी का पानी का स्रोत सप्लाई करने के लिए अब हमने उस लाइन का भी शुभारंभ कर दिया है। अब देखिए, हम तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सर, हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? हमने महाराष्ट्र की चर्चा की, कांग्रेस कहाँ है वहां पर। बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं भी प्लेयर के तौर पर दिखाई नहीं दे रही। अब राहुल गांधी आज 20 दिन बीत जाने के बाद फिर इंदौर दौरे पर जा रहे हैं। ये क्या है? रिलक्टेंट पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे इसे तो और क्या कहेंगे अवधेश जी? महाराष्ट्र के शायद रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा तब शायद यात्रा करेंगे। अब उसमें लातूर को छोड़कर मतलब को कहीं भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली है। लातूर, चंद्रपुर और लातूर नहीं, चंद्रपुर में बहुमत नहीं है सर। चंद्रपुर में सबसे बड़ी पार्टी है। 66 में से 27 सीटें उन्होंने जीता है, तो चंद्रपुर में भी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, ये कह सकते हैं 27 सीटें उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन कहीं उनको बहुमत नहीं है। हाँ, नहीं, भिवंडी में भी देखिए, भिवंडी में तो लड़ाई चल रही है। नहीं, लेकिन मैं तो राहुल गांधी की बात कर रही हूँ कि कहाँ है राहुल गांधी? क्योंकि वही कह रहा हूँ कि अब इंदौर मध्य प्रदेश जैसे जगह में जहां उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, छत्तीसगढ़ में सीधी लड़ाई है, राजस्थान में सीधी लड़ाई है, गुजरात में तो थोड़ा आम आदमी पार्टी आ गई है तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ गई है। यही सब राज्य उनको है जिनको संभालने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और आप देखेंगे कि इन सब राज्यों में उनका दौरा होता ही नहीं। वो तमिलनाडु गए थे, महाराष्ट्र का चुनाव, वो तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। उनके यहां अभी केरल का चुनाव महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव के साथ ही केरल का चुनाव होना है। तमिलनाडु का आप देखो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब कितने दौरे करें, ममता बनर्जी कितनी सक्रिय हैं। तो वही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को समझना इस समय कठिन है। लेकिन अब अगर इस समय इतने दिनों बाद वहां जाते भी हैं, वो सरकार पर अटैक करते भी हैं, तो इस समय तक तो 3-3.5 हफ्तों में सरकार ने काफी कुछ पैचअप किया है ना। उन परिवारों तक पहुंचे हैं, उनको उनसे बातचीत की है, जो मीडिया को जितना आक्रामकता होना था हो चुका है, सब कुछ बयानबाजी हो चुकी है, तो अंत में वो जा रहे हैं। तो ये एक निष्परिणामकारी एक यात्रा होगी राजनीति की दृष्टि से, और ये बता रहा है कि आने वाले समय में, ये तो 5 राज्य का चुनाव है, केरल में थोड़ी कांग्रेस की संभावना थोड़ी सी दिख रही है। नहीं सर, आप दोनों राजनीति के इतने जानकार, इतने वरिष्ठ हैं, हम तो यही सुनते हैं कि लोहा जब गर्म होता है तब वार करना चाहिए। यहाँ लोहा गर्म भी था, गर्म होकर ठंडा भी हो गया, उसने मोल्ड भी कर लिया अपने आप को। अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो क्या हासिल करेंगे? हम बात उत्तराखंड की भी करेंगे, जहां मसूरी में लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मसूरी से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया जिसमें कई मज़ारें एक साथ नजर आ रही थी। अब हिंदूवादी संगठनों ने अवैध मज़ारों के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि मसूरी के कई इलाकों में अवैध मज़ारों का निर्माण किया गया। ये सब लैंड जिहाद की साजिश का हिस्सा है।
हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट के बाद डीएफओ ने जांच के आदेश दिए और आज जिन जमीनों पर मज़ारें बनी हैं उनका सर्वे और पैमाइश प्रशासन करने जा रहा है। सारे लॉकडाउन से पहले के बने हुए जितनी भी मजार है, लॉकडाउन में बने हैं। लॉकडाउन के पहले एक मजार हुआ करती थी और ये साफ दर्शाता कि ये लैंड जिहाद के निशान है। ऐसे ही पूरी मसूरी में कहीं ना कहीं मजार बनी हुई है, सारे लैंड जिहाद होए जा रहा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ना शासन ना प्रशासन। अभी एक ये तो वीडियो के माध्यम से पता अभी चला एक बड़े मोड़ के ऊपर है, ये बड़े मोड़ के ऊपर है, एक पेट्रोल पंप के पास है, एक और सामने बन रही है जहाँ कब्रिस्तान है, नहीं बन रही है। ठीक है, अंडा खेत में बन रही है। अंडा खेत में मस्जिद के साथ एक और कमरे बन रहे हैं वहाँ पे। प्रशासन देख ही रहा कुछ भी, तो हमें तो करना पड़ेगा कुछ। हालांकि ये जो टर्मिनोलॉजी है लैंड जिहाद, अगर असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में अजीत जी पूछिएगा तो कहेंगे कि ये जिहाद नहीं है, लेकिन है क्या? जमीन को हड़पने का काम ही तो किया जा रहा है। मजार कैसे बन जाएगी उस क्षेत्र में बिल्कुल, जाकर? ये उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या निकल के आई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह हम लोग देख रहे हैं ये अवैध मस्जिदें, और जब अवैध मस्जिदों की पहचान शुरू हुई तो लोगों ने खुद से तोड़ना शुरू किया। लगा कि जब सब तोड़ दिया जाएगा तो ये उत्तराखंड में भी हो रहा है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है, हालांकि वहाँ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। एक तो क्या ये जिहाद शब्द इतना पॉपुलर कर दिया है नेताओं ने। अब ये लैंड जिहाद तो हम लोग को सामने दिख रहा है, लेकिन अभी पीछे आपने देखा मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि तूक जिहाद हो रहा है, तो नकल जिहाद हो रहा है। पहले क्लब जिहाद का चल रहा था। ये इस तरह के मामले जो हैं। नहीं, लेकिन ये जो आपने कहा ना डेमोग्राफी की बात, किसी बड़े व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि आप इस बात पर कोई संशय मत रखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, आने वाले 20-25 सालों में हो सकता है वहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाए। नहीं, ये क्या है कि ये अब तो दिखाई दे रहा है कि पिछले लंबे समय से में कुछ ऐसी योजना बनी है मुस्लिम फंडामेंटलिस्टों के अंदर जी, जिसके तरह ये केवल 2 ही राज्य नहीं है, अनेक मतलब इसी ढंग से कहीं मजार बना के, कहीं मस्जिद बना के, कहीं धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री बना के छांगुर की तरह, कहीं कोई डॉक्टर है, अब उसका भी जो आ रहा है केपीएम उसमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का, कि उसके पास से वो सब निकले हैं कि कैसे कैसे लड़कियों को टारगेट करना है, धर्म परिवर्तन करना है, तो प्लान हुआ है। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते बयान दिया था, सबको आपके दर्शकों को ध्यान में होगा कि राजधानी देहरादून में घंटाघर के पास एक आवासीय क्षेत्र में मजार बना दिया गया। वहां पता चल रहा है कि बाद में जब उसकी खुदाई वगैरह हुई तो कोई वहां से कुछ निकला ही नहीं। बताया गया है कि करीब 600 ऐसे मजार वहां तोड़े गए। सुनो ध्यान से, 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराए गए हैं। 10,000 एकड़ उत्तराखंड जैसी जगह में। ये ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री का बयान है, और इसमें किसी में भी एक शौ नहीं निकला है नीचे। और ये दिल्ली में ना, एक दिल्ली में हम लोग मंडी हाउस जाते थे, फिर ये मज़ारों के ऊपर बुलडोजर चला दो तो फिर कहा यह जाता है कि मुसलमानों को बुलडोज किया जा रहा है। ये एक धारणा बनाने की कोशिश होती है।